नमस्कार। श्री साई एस्ट्रोलॉजी में आपका सभी का स्वागत है। और हमारी चैनल श्री साई एस्ट्रोलॉजी की तरफ से आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। और आज देव उठी एकादशी है, बहुत अच्छा दिन है। उसके साथ में मैं ये वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। बहुत छोटा वीडियो है। आप सभी को नवमांस के बारे में जानकारी होगी, ये मैं मानता हूँ। यहाँ पे मैंने देखिए कुछ राशियाँ लिखी है। मेष राशि, ये वाली मेष राशि, ठीक है। वृषभ राशि, मिथुन और कर्क, ये वाली। उसके सामने जो रहे ब्रैकेट में ये वाली, वो जो त्रिकोण की राशियाँ होती है, यानी कि मेष, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मिथुन, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन राशि, बराबर, ठीक है। भी नवमांस निकालने का तो आप सबको आता ही होगा, ठीक है। फिर भी यहाँ पे मैं दोहरा देता हूँ। अगर कोई भी ग्रह, कोई भी प्लेनेट मेष राशि में, एरीज साइन में, तो उसका नवमांस हमेशा मेष राशि से ही शुरुआत होगी। देखिए नवमांस का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, आप देखिए कि कोई भी राशि हो, देखो चर राशि से ही शुरुआत होती है। मेष राशि, एरीज साइन, कैप्रिकॉन, मकर राशि, लिब्रा, तुला राशि और कर्क या कैंसर राशि। ये चारों के चारों राशियाँ चर राशि है। एक फायरी साइन है, एक पृथ्वी तत्व है, एक वायु तत्व है और एक जल तत्व है। और एक बार ध्यान से सोचिए कि चारों के चारों राशियाँ केंद्र में स्थित होती है। काल पुरुष की कुंडली आप जब बनाओगे, काल पुरुष की कुंडली एक ही होती है, मेष राशि, एरीज साइन से शुरुआत होती है। तो ये चारों की चारों राशियाँ केंद्र को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर कोई ग्रह एरीज साइन में बैठा हुआ है तो अपनी डिग्री के मुताबिक, देखिए मैं ध्यान से सुनिए, अपनी डिग्री के मुताबिक वो यहाँ पे कोई भी नवमांस में जा सकता है एज पर डिग्री। आपको सभी को पता है कि डिग्री, एक नवमांस की डिग्री 3 डिग्री 20 मिनट, यानी कि 3 डिग्री 20 मिनट का एक स्पैन एक नवमांस का रहता है। उसी तरह से ये नवमांस में कोई भी जा सकता है। अभी मेरा जो मेन इंटेंशन है ये है आपको ये बताना कि अगर कोई ग्रह मेष राशि में स्थित है, यहाँ पे पहला वाला ये, तो अगर वो अपने से बोले तो देखो, मेष राशि आप बनाओगे, अगर मेष राशि, अगर कोई प्लेनेट का नवमांस आपको देखना है तो एक रफ पेपर पे उस वो जो ग्रह है, वो जो जिस राशि में बैठा हुआ है उसको, वो राशि को कुंडली बना दो। सपोज कि अभी मुझे देखना है कि भाई टॉरस साइन में या कि वृषभ राशि में मेरा कोई ग्रह बैठा हुआ है, तब टॉरस साइन की कुंडली बना लीजिए। टॉरस को लग्न में रखिए 2 नंबर को, और कुंडली बना लीजिए 12 राशि में। तो यहाँ से आपको एक चीज़ देखनी है कि क्या मेरा जो प्लेनेट है, अगर मैं टॉरस की बात की तो टॉरस को ही मैं लेता हूँ, तो यहाँ पे टॉरस से अगर आप गिनती करोगे तो जो मिथुन है, ये वाला मिथुन जो है ये वाला, वो आपको देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है, वो छठे में पड़ता है। यानी कि टॉरस में बैठा हुआ ग्रह, राशि में टॉरस साइन में बैठा हुआ कोई भी प्लेनेट अगर मिथुन राशि में D9 में चला गया, तो उसका ये मतलब है, तो अगर आपने टॉरस राशि की एक जन्म कुंडली बना ली, ब्लैंक, कोई भी ग्रह रखने की जरूरत नहीं, खाली टॉरस राशि में जो ग्रह बैठा हुआ है उसकी D9 कुंडली बनाई आपने टॉरस के हिसाब से, वृषभ राशि के हिसाब से, तो आपको पता चलेगा कि वो अपने से छठे में यानी कि मिथुन में चला गया। तो वो अच्छा फल नहीं देगा। अच्छा फल किस सेंस में नहीं देगा? आपकी मेहनत को बढ़ा देगा, स्ट्रगल को बना देगा, आपके संघर्ष को बढ़ा देगा, आपकी कंपटीशन बढ़ जाएगी वो उस घर को लेकर। उसी तरह से अगर मैं आगे गिनूं तो ये 7वां हो जाएगा और ये 8वां हो जाएगा, ठीक है।
तो ये यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्टी हो जाती है। यहाँ पे ये जो लियो साइन है, टॉरस में बैठा हुआ प्लेनेट अगर लियो नवमांश में चला गया आपकी लग्न कुंडली में एग्जाम्पल के तौर पे, तो वो 8वां भाव रिप्रेजेंट करता है। 8वां बोल तो सडन अप्स एंड डाउन्स, एकदम सडन आपका जो काम अगर समझो कि टॉरस साइन आपके D10 आपके D1 लग्न कुंडली में 10वें भाव में स्थित है, तो कौन सी कुंडली बनेगी? 2 3 लियो साइन की कुंडली बनेगी। यानी कि आपका जो एसेंडेंट रहेगा वो सी लग्न या लियो साइन का एसेंडेंट आपका रहेगा, बराबर है। तो यहाँ पे आप देखो कि जब भी, तो यहाँ पे वो अगर वो कोई प्लैनेट बैठा हुआ है 10th हाउस में टॉरस साइन में, तो लियो साइन में चला गया, तो उसका क्या मतलब है कि 10th लॉर्ड D9 में लियो साइन में चला गया, सी नवमांश में चला गया, लियो नवमांश में चला गया, तो उसका क्या मतलब कि आपके प्रोफेशन में सडन अप्स एंड डाउन्स आएगा, बहुत सारे चेंजेस आएंगे, ऑब्स्टकल्स आएंगे, जो चीज़ आपने सोची भी नहीं, कहाँ से कहीं से भी ऐसी ऐसी डिफिकल्टीज आएंगी कि आपको यार, आप बोलोगे यार क्या यार, परेशान हो गया हूँ। और एक मजे की बात, वही चीज़ को अगर मैं दोहराऊं, तो टॉरस का जो त्रिकोण है वो कौन सा रहेगा? पहले तो ये रहेगा 10, दूसरा ये रहेगा, तो वो अच्छा रहेगा। पर यहाँ से अगर हम गिनती करें तो टॉरस में पहला नवमांश मकर का रहेगा, मकर बोले तो कैप्रिकॉन। तो अगर टॉरस साइन वृषभ राशि आपके 10वें भाव में आती है और वो अगर उसमें बैठा हुआ प्लेनेट कैप्रिकॉन में चला गया, तो उसका क्या मतलब है? कैप्रिकॉन में तो मकर राशि में चला गया, तो उसका क्या मतलब है? तो कैप्रिकॉन क्या दिखाता हमें? हमारा वर्क फील्ड दिखाता है, स्टेटस दिखाता है, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पावर, पोजीशन। तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों मेहनत करनी पड़ेगी? क्योंकि वो पहला नवमांश है, पहला फर्स्ट है, बराबर। उसी तरह से अगर वो मीन राशि में चला गया, टॉरस में बैठा हुआ प्लेनेट, वृषभ राशि में बैठा हुआ प्लेनेट, वृषभ राशि जो आपके 10वें भाव में स्थित है, जो लियो सी राशि कुंडली बन रही है आपकी एग्जाम्पल के तौर पे, और वो मीन नवमांश में चला गया D9 में या नवमांश कुंडली में, तो उसका मतलब ये है, तो आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। 12 मीन राशि क्या दिखाती है हमें? उसका उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है त्याग करना, सेक्रीफाइस करना, छोड़ देना। क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें छोड़नी चाहिए। किसी चीज़ को पकड़ के रखना नहीं चाहिए, जब भी वो चीज़ें हमें दिक्कत देती हो, परेशानी, समस्याएं, डिफ़िकल्टीज लेकर आती हो। तो हमारी समझदारी यही है कि हम वो चीज़ों को छोड़ दें, त्याग कर दें, सेक्रीफाइस कर दें। तभी ये जो टॉरस साइन है आपके 10वें भाव की राशि है, उसमें कोई प्लैनेट बैठा हुआ है और मीन नवमास में चला गया D9 में, तो उसका मतलब ये है कि कोई चीज़ें कुछ अपना प्रोफेशन को लेकर, अपनी जो आप जो बिजनेस करते हो या कोई नौकरी वगैरह करते हो, कोई कर्म ऐसे करते हो, तो आपको समस्याएं दे रहा है, तो आपको छोड़ देना चाहिए। ठीक है। और एक मजे की बात, 6 8 भी देख ले, अभी 3 3 3 6, अभी ये डाला देखिए, कर्क, कर्क नवमांश, बराबर। तो यहाँ पे मैं इसको, यहाँ पे ये कलर ये दे देता हूँ। देखिए येलो कलर मैंने दिया हुआ है, आपको शायद दिखेगा नहीं, 4 नंबर ये वाला, जो इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। अगर टॉरस राशि में बैठा हुआ प्लेनेट जो आपके 10वें भाव में वृषभ राशि है और लियो एसेंडेंट है, क्योंकि लियो एसेंडेंट में ही सी राशि की लग्न कुंडली में टॉरस राशि 10वें भाव में आएगी। तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर किसी ग्रह का फल आपको देखना है तो उस राशि को अपने एक रफ पेज में बना लीजिए और देखिए कि वो उसका वो D9 में कहाँ चला गया। अपने से षष्टम में, छठे में गए, 8वें में गए, चौथे में गए, 7वें में गए। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो देखिए यहाँ पे अगर मैं गिनूँ तो ये हो गया 3, हाँ ठीक है, और दूसरा ये 3 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, और ये 7वां नवमांश। तो वृषभ राशि में बैठा हुआ प्लेनेट अपने से सप्तम नवमांश में चला गया जो कर्क है, कैंसर राशि है। तो
सातवीं राशि क्या दिखाती है हमें? रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, हमारी डे टू डे लाइफ, जो हम इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, मिलना जुलना। और अगर टॉरस राशि 10th भाव में है आपके, तो उसका मतलब ये है कि आपका डे टू डे लाइफ में आपका जो रिलेशनशिप है वो कैंसर के हिसाब से, कर्क नमांस के हिसाब से बढ़ेगा, जो बहुत ही लागणी बोलते हो, सेंसिटिव, एकदम इमोशनल राशि है। तो कहीं ना कहीं इमोशन में आके एकदम अपना बोलते बोलते अपना एकदम इमोशन में आके आपको उसमें नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि देखो, बिजनेस में आप इमोशनली आप नहीं रह सकते, थोड़ी बहुत चालाकी चतुराई, थोड़ा बहुत आपको दिमाग से काम लेना पड़ता है, वरना आपको प्रॉफिट होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये मेन कॉन्सेप्ट था, छोटा सा वीडियो में बनाया था। इसी तरह सभी राशियों का नमांस आपको बनाना है, वो आपको सोचना है। ठीक है, और एक मैं राशि लेता हूँ यहाँ पे, मिथुन राशि, ये वाली राशि। ठीक है, ये 3 नंबर। अगर मिथुन राशि है तो उसका नमांस मिथुन है, तो देखो मिथुन राशि में क्या है, 3 7 11, यानी कि मिथुन राशि, लिबरा यानी कि तुला राशि, और कुंभ राशि एक्वेरियस साइन, ये तीनों में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उसका नवमांश लिब्रा से ही शुरुआत उसकी होगी, जो मैंने रेड कलर पे यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, तो समझो, अगर जैसे मैंने आपको बताया कि चलो भाई मुझे मिथुन राशि में कोई मेरा ग्रह बैठा हुआ है, और मैंने रफ पेपर पे मिथुन राशि का एसेंडेंट लग्न बना दिया एक रफ पेपर में समझने के लिए, और मैंने देखा कि भाई कि मेरा ये मिथुन राशि में एक प्लैनेट बैठा हुआ है, और ये मेरा कुंभ नवमांश में एक्वेरियस साइन में चला गया, तो उसका क्या मतलब है? तो आप नवमांश गिनिए, अगर आपने मिथुन राशि की लग्न कुंडली बनाई हुई है 3 नंबर से, तो देखिए यहाँ पे वो पंचम भाव, यानी कि मिथुन से पंचम पड़ता है। तो क्या आप अगर अगर हम यहाँ पे हम गिने, तो ये 4 और ये 5वां नवमांश जो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, तो उसका क्या मतलब है? तब पंचम भाव के सिग्निफिकेंस को काउंट कीजिए, और एक्वेरियस राशि, कुंभ राशि के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको याद कीजिए। अगर मिथुन राशि है तो मिथुन राशि को भी काउंट करना पड़ेगा। मिथुन राशि में क्या बताती है? डॉक्यूमेंटेशन, शॉर्ट जर्नी, हमारे छोटे भाई बहन, हमारे ऑनलाइन सोशल मीडिया वगैरह वो भी दिखाती है, ऑनलाइन एक्टिविटी भी दिखाती है, बराबर, हमारा कम्युनिकेशन दिखाता है। पर यहाँ पे एक्वेरियस साइन है, कुंभ राशि है, वो कालपुरुष की कुंडली के मुताबिक हमारा 11वां भाव रिप्रेजेंट करता है, जो हमें डेली इनकम, या फिर ऐसा आप ऐसा भी समझ सकते हो कि वो हमारे बड़े भाई बहन, हमारा सोशल सर्कल, हाँ, वो सब चीज़ें दिखाती। तो दोनों को ब्लेंडिंग करके, दोनों को कॉम्बिनेशन करके आपको ये समझना है। और दूसरा क्या है कि वो पंचम में जा रहा है, D9 में वो अपने से पंचम में जा, जैसे हमने काउंट किया 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये पंचम, तो पंचम भाव का सिग्निफिकेंस क्या है? तो यहाँ पे पंचम भाव क्या दिखाता है? अगर हम पंचम भाव की सिग्निफिकेंस देखिए हमारी जन्म कुंडली में, तो शेर सट्टा, मनोरंजन, नाटक, प्ले, यानी कि नाटक, प्ले, या फिर स्पोर्ट्स वगैरह, बाद में सिनेमा वगैरह, बाद में स्पोर्ट्स वगैरह तो हमने बता दिया। हम जो डेली पूजा करते हैं, मंत्र जाप, पूजा पाठ करना, हमारे बच्चे, हमारे जो स्पाउस का लाभ स्थान भी हो गया, अगर हम पंचम भाव गिने, पंचम भाव बोल रहा हूँ यहाँ पे, तो पूरा ब्लेंडिंग करके आपको समझना है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन को लेकर पूरा पूरा का पूरा ब्लेंडिंग करके आपको ये सही चीज़, आपको उसको वो चीज़ के प्रति आपको बहुत इच्छा ही रहेगी, क्योंकि वो 11वां भाव है ना, 11वां भाव इच्छा पूर्ति का है। और देखिए और एक बात है, जो ये कुंभ राशि है, तो कुंभ राशि के 2 मालिक है, हमेशा ध्यान रखिए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है कुंभ राशि के 2 है, TURN, सैटर्न, ठीक है, और दूसरा है राहु, राहु महाराज। देखिए सैटर्न तो डिले देता है, पर मेन तो मैं यहाँ पे राहु को ज़्यादा मैं उसमें लूँगा, क्योंकि देखिए वृश्चिक राशि का 2 कोलड़ बनता है, एक मंगल एक केतु, और कुंभ राशि का 2 कोलड़ बनता है, 2 स्वामी बनते हैं, एक सैटर्न एक राहु महाराज। तो राहु को कैसा है, जैसे आपने पूरा महाभारत की स्टोरी भी पढ़ी होगी, महाभारत नहीं, सॉरी आपने, मेरा गलती हो गया, राहु महाराज की स्टोरी पढ़ी होगी कि अमृत मंथन में अमृत पीने बैठे थे देवों का भेष लेके, पर सूर्य महाराज और चंद्र महाराज को पता चल गया, तो उन्होंने मोहिनी स्वरूप लेके आए हुए विष्णु भगवान को इशारा कर दिया कि ये
राहु महाराज बैठे जिनका नाम स्वर भानु था। तो उन्होंने विष्णु भगवान ने तुरंत उन्होंने सुदर्शन चक्र से उनका धड़ अलग कर दिया। तो एक हिस्सा बना राहु, दूसरा हिस्सा बना केतु। तो तब तक तो राहु महाराज अमृत पी चुके थे, उसकी एक बूंद उनके उसके गले से नीचे उतर चुकी, तो वो अमृत बोल तो वो अपना ये हो गए थे, क्या बोलते हैं, इमोर्टल हो गए थे, जिसको भी मृत्यु नहीं आती। तो उसको बहुत इच्छा भी, देखो राहु ऊपर का भाग है, धड़ के ऊपर का, और केतु नीचे का भाग है। तो राहु राहु एक ऐसा प्लैनेट है जिसके पास सोचना, वो सब सेंसिस वगैरह है, दिमाग चलाना, पर उसके पास नीचे का हिस्सा नहीं है, जिसे हम स्टमक बोलते हैं। हम अगर हम भोजन करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, एक लिमिट तक करते हैं ना कि हमारा भाई मतलब हमारा पेट भर गया, इससे ज़्यादा मैं नहीं खा पाऊंगा। और राहु का तो ऐसा है कि ऊपर का सी हिस्सा है, नीचे का हिस्सा नहीं है। तो राहु कितना भी तो वो अतृप्त बताता है, वो तो सेटिस्फेक्शन उसको है ही नहीं। तो ये चीज़ों को ब्लेंडिंग करना पड़ेगा। अगर मैं एक मिथुन राशि में और पंचम में चला गया, और कुंभ एक्वेरियस में साइड में चला गया, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर उसको सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा, उसको और लाओ, और चाहिए और चाहिए। और कहीं ना कहीं आपके साथ में वो पंचम भाव की सिग्निफिकेंस जहाँ भी आपका वो पड़ेगा, तो आप वो चीज़ को लेकर आपका स्कैम हो जाएगा, जिसको हम आज की तारीख में बोलते हैं डिजिटल एरेस। बहुत फेमस शब्द है, और बहुत लोगों के साथ में हुआ। अगर आप पेपर पढ़ते होगे तो आपको पता रहेगा। आपको डिजिटल अरेस्ट के नाम पे बहुत लोगों को ठगाई हो गई, करोड़ों करोड़ों रुपयों की। तो कहीं ना कहीं लोभ लालच और ज़्यादा के चक्कर में आपके साथ में स्कैम हो जाता है कि बोलता ना 5,000 इन्वेस्ट कीजिए तो आपको डायरेक्ट उसका 2 लाख मिलेगा। वो चक्कर में आपको ये सब गवा दोगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया रहेगा। आज मैंने बहुत अलग तरीके से मैंने रिकॉर्डिंग की है, और ये आपको ऑडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइए। अच्छा, ये चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे जगन्नाथ होरा का स्क्रीन में आपको लेके चलता हूँ, उसमें आपको तुरंत समझ आएगा। पर यहाँ पे आपको ये टेबल नहीं मिलेगा। अगर आपको चाहिए तो टेबल बना लीजिएगा। देखिए 4:23 नवंबर 2 की गोचर कुंडली बनी हुई है यहाँ पे, जिसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। वैसे ही जैसे यहाँ पे केतु है, ये देखो केतु यहाँ पे, केतु की अगर हम केतु लियो साइन में सी राशि में बैठा हुआ है गोचर कुंडली, मीन लग्न की कुंडली 12 नंबर की। और केतु महाराज यहाँ पे 21 डिग्री 7 मिनट पूरा फाल्गुनी नक्षत्र तीसरे पद में है। तो हमें नवमांश देखना है। तो नवमांश आप अगर कैलकुलेट करना जानते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो अगर लियो साइन में बैठा हुआ है तो उसका जो नवमांश है, चर राशि, जैसे मैंने आपको बताया 1, 5, 9, अगर ये मेष राशि है तो उसका जो त्रिकोण कौन सा बनेगा, 159 एरिस, लियो और सेजिटेरियस, यानी कि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। उसमें चर राशि कौन सी है, तो उसमें चर राशि है मेष राशि। तो मेष राशि का जो वहाँ पे आप देखोगे तो 7वें नवमांश में चला जाएगा यहाँ पे। तो ये 7वें नवमांश में चला गया, बराबर ना। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लियो साइन है, वहाँ पे केतु बैठा हुआ है। तो उसका सबसे पहले प्रेडिक्शन क्या होगा कि छठा भाव 6th हाउस, लियो साइन, सिंह राशि, और उसमें केतु बैठा हुआ है, बराबर। और D9 में केतु अपने से तीसरे में चला गया। अगर हम लियो साइन की, जैसे मैंने आपको बताया, अगर लियो साइन की हम कुंडली बनाए सिंह राशि की रफ पेज में समझने के लिए कि भाई केतु D9 में कहाँ पे चला गया, अपनी राशि से कहाँ चला गया, तो देखिए तो वो अपने से तीसरे में चला गया। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो 5 है, तो अपने से सब तीसरे में 5, 6, 7 तीसरे में चला गया। तो अगर पहला जो प्रेडिक्शन बनेगा, छठे भाव में केतु बैठा हुआ है लियो साइन में, तो उसमें आप देखोगे तो छठा भाव की सिग्निफिकेंस क्या क्या है। तो उसमें छठे भाव का सिग्निफिकेंस में रोग, ऋण, शत्रु, जॉब सेक्टर, आप जो नौकरी करते हो, आप किसकी सेवा, कोई ऐसी नौकरी है, ऐसा कोई जो जॉब में हो जहाँ पे आपको सेवा प्रदान करता हो, हॉस्पिटल है, या फिर कोई आपका जो जैसे हम बताएं कि भाई कोई हॉस्पिटल में वार्ड बॉय या आप उसमें काम करते हो, या नौकरी के अंदर हो, तो वहाँ पे आपको डिससेटिस्फेक्शन मिलेगा कहीं ना कहीं। अगर सूर्य आप देखिए, उसका जो डिस्पोजिटर है, केतु का डिस्पोजिटर सूर्य महाराज, क्योंकि वो लियो साइन में, वो अपने से तीसरे में चला गया। तो बहुत सारे एफर्ट आपको डालने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि अपने त्रिपुरा वो अष्टम भाव में चला गया। तो कहीं ना कहीं जॉब को लेकर आपको सही नहीं, कहीं ना कहीं सडन अप्स एंड डाउन्स मिलेगा। पर यहाँ पे एक चीज देखिए कि केतु D9 में अपने तीसरे में चला गया, लियो साइन का केतु
लिब्रा साइन में चला गया। अगर अपने नवमांश के हिसाब से आप देखो, डिग्री के हिसाब से, तो वो रिलेशनशिप दिखाता है। क्यों? क्योंकि लिब्रा साइन क्या दिखाता है, हम अपने डे टू डे लाइफ में किससे इंटरेक्ट करते हैं, किसको मिलते हैं, हमारा जो पार्टनरशिप है, हमारा जो लोगों का मिलना जुलना है, हमारा जो रिलेशनशिप है, तो वो लिब्रा साइन दिखाता है, हमको चॉइस दिखाता है। तो कहीं ना कहीं वो लियो साइन वहाँ पे डिससेटिस्फेक्शन दिखाया। आप कितना भी रिलेशनशिप अच्छा मेंटेन करके रखो, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत उसमें आपको डिससेटिस्फेक्शन मिलेगा आपको। और जॉब कैसे अगर लेते हो, तो जॉब में जॉब रिलेशन बन रहे हो, बनाते हो कितने भी अच्छी तरीके से, तो कहीं ना कहीं आपको उसमें डिससेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो आपको इसी तरह समझना है। तो मेरा ये छोटा सा प्रयास था। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहेगा, और आप ज़रूर कमेंट में बताइए कि ये वीडियो में आपको ऑडियो कैसा लगा। ठीक है। और दूसरी एक बात कि जैसे मैंने आपको पहले जो बताया था वो जो राशियों का, उसी तरह आपको 5 6 7 8 9 10 लिखना है, एक 1 2 3 4 को बाद में, तो उसी तरह आपको काउंट मिलेगा। तो श्री साई एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभ दीपावली की शुभकामनाएं। आधा देव उठी एकादशी है, बहुत बड़ी अच्छा दिन है। तो मैं आशा करता हूँ कि माँ लक्ष्मी आप सभी के ऊपर कृपा बरसाए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे जो ये वीडियो है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर इसके लिए कि बाकी के लोग भी ऐसे वीडियो का जो मैं बनाया और बाकी पास्ट में जो वीडियो है उसके वो वीडियो से लाभ ले सके एस्ट्रोलॉजी में। और अच्छे अच्छे कमेंट दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।